बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स 9 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेसन नंबर 2 है। इसका टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये मैंने दोनों साथ साथ लिख दी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर किया जाता है। सिर्फ इनके लिए मैग्नीट्यूड जो है वही ज़रूरी होती है इनका ज़ाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश कर सकते हैं स्केल के मुताबिक या किसी पैमाने पे। और मैग्नीट्यूड वो मकदार होती है जो जिसमें नंबर और यूनिट दो चीज़ें हों, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 किलोमीटर, 5 नंबर है, किलोमीटर जो है वो यूनिट है इसका। 7 kg 7 नंबर है, kg जो है वो इसका यूनिट है, मैग्नीट्यूड मकदार है। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती कि मैं ये बताऊँ ये शुमाल की तरफ है, जनूब की तरफ है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जो है वो 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है, पर आवर की रफ्तार से, तो इसमें मैंने साथ डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। तो ये जो स्पीड मैं शो कर रहा हूँ इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसको ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल्स हैं उसमें मैस है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, वॉल्यूम है, इस तरह और बेशुमार क्वांटिटीज़ हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर किया जाता है, उनको डायरेक्शन से ज़ाहिर नहीं किया जाता। अब आइए वेक्टर्स क्वांटिटीज़ क्या है। ये भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और उसके साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन का मतलब है उसकी सिमत जो है वो हम ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी शमाल जनूब मशरक़ मगरब से भी ज़ाहिर करते हैं, एंगल के हिसाब से भी ज़ाहिर करते हैं। मसलन जब आप इसमें बताएंगे ये इसकी डायरेक्शन ये है, इतने एंगल पे है, कितना एंगल होगा, ये डायरेक्शन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, यानी एंगल के हिसाब से जब हम शो करते हैं ये भी डायरेक्शन ही है। अब फ़र्ज़ किया क्वांटिटी को हम ऐसे शो करते हैं कि गाड़ी जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव कर रही है, या 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से थीटा उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे वो मूवमेंट कर रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको ज़ाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी ये क्या चीज़ें हैं। एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क। तो इन क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड के अलावा ये भी बताना पड़ता है इनकी डायरेक्शन कौन सी है। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को ज़ाहिर करने का तरीका, वेक्टर का इज़हार। वेक्टर को ज़ाहिर करने के दो तरीके होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबल्स यानी कि जैसे ये सिंबल है FAD, ये सिंबल्स होते हैं जिसके साथ हम इसको ज़ाहिर कर रहे हैं, और ग्राफिकली या लाइन के साथ ग्राफ की मदद से इसको शो कर रहे होते हैं। अब इन दोनों के बारे में ज़रा डिटेल देखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है कि बोल्ड फेस लेटर्स होते हैं, ये जो है ऐसे लेटर्स हैं जिनको थोड़ा गाढ़ा करके हम लिखते हैं, बोल्ड होते हैं। ये F है, A है, D है। मसलन ये F वेक्टर लहदा है, A लहदा है, D लहदा है। इनसे नाम से किसी जो है अल्फ़ाबेट के साथ इसको शो किया जाता है। या बार का मतलब होता है लाइन, एरो होता है उसके साथ, ओवर सिंबल। ये जो सिंबल दिया गया इसके ऊपर या लाइन लगाएंगे या इसके ऊपर एरो लगाएंगे, ठीक है जी। ये दोनों तरीके जो वेक्टर को, मतलब मुझे कहता है कि फोर्स है तो मैं फोर्स को जब लिख कर उसके ऊपर लाइन लगा दूंगा या उसके ऊपर एरो लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि ये किसी वेक्टर को ज़ाहिर कर रहे हैं हम। वेक्टर के लिए ऊपर लाइन का या एरो का होना ज़रूरी है। या खाली जो है वो मैं उसको थोड़ा बोल्ड करके गाढ़ा करके उसको लिखूँगा तो इससे पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है। इसको कहते हैं सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो उसका जो इज़हार है वो है ग्राफिक तरीके से। ग्राफिकल तरीके में से क्या होता है कि ये एक लाइन होती है, जैसे कि ये लाइन आपको नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक एरो होगा। एरो का मतलब है ये तीर का निशान है। अब ये लाइन जो बन गई है, एरो का निशान या तीर का निशान जो है, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये किस सिमत में जा रहा है।
अगर ये एरो इस तरफ होता तो इसका मतलब था इसकी सिमत इस तरफ है, अब एरो ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेंथ ऑफ द लाइन मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है। ये जो लाइन की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी मकदार मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है कि ये कितनी है एक स्केल के मुताबिक। क्योंकि फ़र्ज़ किया 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर को हमने ज़ाहिर करना है एक लाइन से, तो पेपर के ऊपर 5 किलोमीटर की लाइन तो नहीं हम लगा सकते, उसके लिए एक स्केल बनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये देखें 70 किलोमीटर पर आवर और थीटा 30 है। स्केल इसको ज़ाहिर करने के लिए मैं स्केल एक बनाया है कि मैं ये कहता हूँ कि 14 किलोमीटर जो है ना वो एक से अपनी सहूलत के लिए अपनी मर्ज़ी से आप 10 किलोमीटर भी बना सकते हैं। 14 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर ये 70 किलोमीटर है तो अगर 14 1 के बराबर है तो 70 जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और थीटा जो है वो 30 है। तो मैंने ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थीटा 30 के ऊपर एक लाइन लगाई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब है 70 किलोमीटर। अब पेपर के ऊपर 70 किलोमीटर की लाइन तो नहीं लग सकती, वहाँ तो फिर मैं ऐसी लाइन लगाऊंगा जिसके ऊपर पूरी भी आ जाए, तो उसके लिए स्केल बनाना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखें कि ये ग्राफ की मदद से जब ज़ाहिर करते हैं तो ये एक लाइन होती है जिसके ऊपर एक एरो लगा होता है। एरो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, और अगर थीटा साथ दिया हो एंगल भी हम साथ उतने एंगल पे बनाएंगे। और ये जो लाइन होती है इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है एक स्केल के मुताबिक। तो ये है वेक्टर को ज़ाहिर करने का तरीका, जबकि स्केलर के अंदर इस तरह किसी लाइन से हम ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ना तो डायरेक्शन का जिक्र है ना एंगल का जिक्र होता है। वो सिंपली नंबर्स में हम शो करते हैं जैसे पहले जिक्र हो चुका। इसमें एक सवाल और भी जो एक्सरसाइज से मैंने लिया है कि वेक्टर्स कैनॉट बी एडेड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स। वेक्टर जो होते हैं स्केलर की तरह ना तो ऐड किए जा सकते हैं, यानी ना जमा किए जा सकते हैं, ना तफरीक किए जा सकते हैं। वजह ये कि स्केलर्स जो होते हैं ये तो सिर्फ एक नंबर है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। मतलब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दोनों को प्लस कर लिया नंबर की तरह, 11 किलोमीटर आ गया, 11 किलोमीटर। जबकि वेक्टर्स जो हैं इनकी डायरेक्शन भी होती है, डिफरेंट एंगल्स होते हैं। अब अगर तो सेम डायरेक्शन होगी, मतलब ये देखें ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन भी इधर है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं आम तरीके से। ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, इन दोनों को प्लस करूँगा जितना रिजल्ट आएगा वो हमारा जो है वो एडिशन हो गई। लेकिन अगर ये डिफरेंट एंगल्स पे है तो हम फिर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इस तरीके से जैसे हमने यहाँ प्लस किया है। और माइनस अगर हम यहाँ से फ़र्ज़ किया करेंगे 6 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर, ये आ गया 1 किलोमीटर। इन जिस तरीके से स्केलर को हम प्लस या माइनस करते हैं वेक्टर्स को नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, इसके एंगल डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट एंगल्स पे हम प्लस नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो सेम डायरेक्शन में हों तो फिर उनकी मैग्नीट्यूड्स को प्लस करके हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन से क्या मुराद होती है? पोजीशन के 2 पॉइंट्स के देखें, डिस्टेंस डायरेक्शन फ्रॉम फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है मेरे पास ये, तो यहाँ से ये फासला जो है ये इसकी पोजीशन को शो करता है। अगर उसके साथ डायरेक्शन भी शो करनी है, जैसे मैंने ये लगाया एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है इसके अंदर, कि ये 30 के एंगल पर या किसी एंगल पर ये जो पॉइंट है इसके अंदर इसकी पोजीशन को हमने शो करना है, वो अगर एंगल के हिसाब से भी शो कर सकते हैं। लेकिन एक फ़िक्स पॉइंट से ये ओ जो है ये एक फ़िक्स पॉइंट है, ये ए जो है ये इसकी पोजीशन है कि इस पॉइंट के लिहाज से ये इसकी पोजीशन बनेगी। ठीक है जी, वो उसका कितना फासला है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, 2 चीज़ें बतानी होती हैं, डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन कौन सी है एक फ़िक्स पॉइंट से, इसे इसकी पोजीशन कहते हैं। वो किस पोजीशन पर है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ से मशरक़ की तरफ 5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, तो ये उसकी पोजीशन होगी कि उसमें हमने डिस्टेंस भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दी। अगर ग्राफिकली शो कर रहे हैं तो साथ एंगल बताना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस ये होता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है, जो लेंथ है 2 पॉइंट के दरमियान, उसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस लेंथ होती है बेसिकली 2 पॉइंट ए और बी के दरमियान, ये जो लाइन है ये लेंथ है, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस यानी कि फासला। अब ये देखें इस एग्जांपल में देखें, ए से बॉडी पहले ऐसे जा रही है ऊपर से नीचे। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान उसने कितना फासला तय किया, यहाँ से पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ये होगा डिस्टेंस। तो उसने इतना डिस्टेंस तय किया जी। ठीक है जी। अब डिस्टेंस में क्या चीज़ होती है, लेंथ ऑफ द पाथ। ये जो रास्ता है
कोई भी रास्ता है जहाँ से बॉडी मूव कर रही है, उसकी लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये शो करने के लिए कि उसकी डायरेक्शन क्या है वो हम ज़रूरत नहीं होती, खाली सिर्फ लेंथ ऑफ द पाथ बताते हैं कि रास्ता जिस रास्ते से वो गुजर के गया है, मसलन यहाँ से वो यहाँ तक गया है, तो ये ज़ारी बात है उसने ये डिस्टेंस इधर पहले तय किया, फिर इधर तय किया, फिर इधर तय किया, फिर इधर तय किया, फिर यहाँ तक आ गया। तो वो जो पाथ है, रास्ता है उसका, वो सारे का सारा जो उसकी लेंथ है उसे फासला कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है मीटर होता है, मीटर को एम से ज़ाहिर करते हैं, यानी मीटरों में डिस्टेंस मीटरों में ज़ाहिर होता है। इसके छोटे यूनिट होते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बड़े यूनिट होते हैं किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, अब ये देखिए मेरे पास 2 पॉइंट थे, पहला ए फिर बी, बॉडी जो है वो इधर से ऐसे मूव करके यहाँ तक पहुँची है। अब डिस्टेंस तो ये होगा कि जिस रास्ते से वो गया है ये सारा फासला मापना है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ए से बी डायरेक्ट मैं ये लाइन लगा दूंगा, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकाला है 2 पॉइंट के दरमियान, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फासला बहुत ज़्यादा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम था। डिस्प्लेसमेंट फ़र्ज़ किया ना ये बॉडी इधर गई है, इधर गई है, उसने पहले 5 सेंटीमीटर तय किया है, फिर 6 सेंटीमीटर तय किया है, कितना हो गया 11। अगर मैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लगाऊंगा तो ये हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। ठीक है जी। फिर दोबारा देखें, ये देखें ये एक बॉडी पहले इधर मूव हुई है, फिर फ़र्ज़ किया ये इधर मूव हुई है, तो इसने ये फासला था 2 किलोमीटर, ये था 3 किलोमीटर, टोटल 5 किलोमीटर हो गया। लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये है, फ़र्ज़ किया वो है खाली 3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर है, फासला जो है डिस्टेंस जो है ये 5 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको शॉर्टकट होता है, ये इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि ये किस एंगल पे है, कौन सी सिमत में है, इधर से इधर है या कि इधर से इधर है, इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी ऐसा ही जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है वो मीटर होता है, मापते इसको भी मेजरमेंट मीटरों में करते हैं, इस डिस्टेंस को भी मीटरों में करते हैं। फ़र्क ये है कि डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ होता है, जिस रास्ते से बॉडी गुजर कर गई है वो सारा जो है उसको डिस्टेंस कहते हैं, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। आज का हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया। ये साथ साथ आप लोगों ने याद करना है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका ये चैप्टर तैयार होंगे।